स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा सब्जेक्ट एसएसटी उसके रिलेटेड मैं थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। हमारे थ्योरी लेक्चर्स रहते हैं। ये हमने हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था दिल्ली सल्तनत, उसी के रिलेटेड जो 5 वंशज थे उसमें पहला जो था गुलाम वंश, उसके बारे में मैं आज मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। गुलाम वंश में जितने भी सुल्तान थे सबके बारे में हम आज डिटेल में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है जैसे कि बड़ी हार्ड वर्क करके आप सबके लिए मैं वीडियो लेकर नोट्स रेडी करके आती हूँ। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है आज का हमारा टॉपिक? गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके टाइम पीरियड रहता है 1206 से 1210, यानी कि 1206 टू 1210 तक। ओके, ऐबक कौन था? ऐबक गोरी का विश्वासी दास था। जो मोहम्मद गोरी हमने पढ़ा, उसका कौन था? ये विश्वासी दास था, यानी कि उसका एक गुलाम था। वह एक तुर्क जनजाति का था। ये किस जनजाति से रिलेटेड था? तुर्क जनजाति से रिलेटेड था। उसे बचपन में निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ के काजी ने खरीदा था? तो निशापुर के काजी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक जो था, ऐबक दास वंश का संस्थापक, यानी कि ऐबक ही कुतुबुद्दीन ऐबक ही दास वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया, यानी कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने के बिना ही शासन किया, यानी कि इसने खुद के लिए सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अपनी दानी प्रवृत्ति के, यानी कि ये बहुत बड़ा दानी भी था, जिसकी वजह से इसको लाख बख्श भी बोला गया। इसकी उपाधि कौन सी थी? लाख बख्श। सम टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श बोला गया? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऐबक ने अब दिल्ली में क्या क्या बनवाया? इसकी कुछ इमारतें कौन कौन सी थी? दिल्ली में इसने कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। ओके, दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, यानी कि कुतुब मीनार को इसने बनवाया नहीं, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने। ये कुतुब इसके नाम से नहीं, कुतुब काकी एक इनके पीर पैगंबर थे, उनके नाम पर इसने इस कुतुब मीनार नाम रखा। 1210 में ये चौगान, यानी कि पोलो खेलते समय इसकी डेथ हुई। इसको किसी शासक ने मारा नहीं, ये खेलता खेलता चौगान और पोलो खेलता खेलते, जो घोड़े पर बैठकर खेलते हैं, ये वो प्ले करते करते ही इसकी वहाँ से ये घोड़े से गिर जाता है और उसकी उसी टाइम पे डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसे कहाँ दफनाया गया? इसे आगरा में दफनाया गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, जो एग्जाम्स में पूछने के मोस्टली चांसेस होते हैं। ये मैं वही आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लेकर आई हूँ, ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहते हैं हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक आता है? आराम शाह। आराम शाह का टाइम पीरियड क्या रहता है? 1210 तक। अब ये कौन था? ये ऐबक का पुत्र था। 1210 ईस्वी तक ईस्वी शासक बना ये, परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब ये आराम शाह ऐबक का पुत्र था, 1210 एक तक ये शासक रहा। इसी वजह से जब ये शासक बना तो उसी साल में इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्या रहते हैं हमारा? आराम शाह के बाद कौन से शासक आते हैं? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखना, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1210 टू 1236, 1210 से लेकर 1236 तक। ओके, अब ये इल्तुतमिश था कौन? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ओके, गुलाम और उसका दामाद भी था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। अब इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान पद की
स्वीकृति ली थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, या तो किसने की, इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी खलीफा से। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को बनाया। असल में इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, ये स्टूडेंट समटाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो कौन है, इल्तुतमिश। ओके, अब इसने क्या क्या किया, इसने इक्ता प्रथा चलाई थी, जिसे क्या बोला, तुर्कान चहलगामी बोला जाता है। ओके, इसने शुद्ध अरबी सिक्का भी चलाया। शुद्ध अरबी सिक्का कौन कौन सा था, चांदी के सिक्के को बोला गया टंका, और तांबे के सिक्के को बोला गया जीतल। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चांदी के जो इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे उसके चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता है, टंका, और तांबे के सिक्के को बोला जाता है जीतल। ओके, अब इसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यानी कि जो नीचे वाली उसका फर्स्ट फ्लोर है वो उसने बनवाया था, और इसने क्या किया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। ओके, आगे क्या आता है कि मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर आक्रमण। इल्तुतमिश के जो मंगोल के शासक थे चंगेज खां, उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर जब आक्रमण किया, वो किसके समय में किया, वो इल्तुतमिश के समय में ही किया। ओके, अब इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठता उसके गद्दी पर, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब रुकनुद्दीन फिरोज जो गद्दी पर बैठता है, ये भी कुछ टाइम के लिए बैठा था, क्योंकि ये एक उचित शासक नहीं था, अच्छा शासक नहीं था, जिसकी वजह से क्या किया, इसके बाद में कौन बैठती है, इसकी ही बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, जिसकी टाइम पीरियड क्या रहती है, 1236 to 40 तक। ओके, क्या हो जाता है इसका, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। जो रजिया सुल्तान थी, ये पहली मुस्लिम और महिला शासिका थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली मुस्लिम और महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। अब रजिया ने क्या किया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। रजिया ने किससे विवाह किया, अल्तुनिया से, जो कौन था, बठिंडा का शासक था। परंतु बहराम शाह ने क्या किया, 1240 में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या करवा दी। बहराम शाह कौन था, ये भी इसका ही भाई था, जिसने क्या किया, 1240 में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है बहराम शाह, क्या करता है जी, ये बहराम शाह ने इसकी अपनी बहन की हत्या क्यों करवाई, क्योंकि ये क्या था, उससे कुछ बातों से नाराज था। रजिया सुल्तान जो थी, इसने जब ये शासक बनी तब इसने जो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग जैसे लेडीज को रहना चाहिए, यहाँ पर्दे में रहती थी, वो ऐसे नहीं, पूरी वो मर्दों की तरह कपड़े पहनती थी, और सुल्तान की तरह ही वो दरबार में भी आती थी, वैसे ही बिना पर्दे के आती। तो ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया उसने, रजिया और उसके पति दोनों की हत्या करवा दी। ओके, नेक्स्ट, अब बहराम शाह जब रजिया सुल्तान की हत्या करवाता तो उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। ये कितनी देर तक, 1240 से 1242 तक रहता है। उसके बाद आता है ये अकाउद्दीन मसूद शाह आता है, 1242 से 1246 तक आता है, 1242 to 1246 तक। अब इसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 to 1266 तक क्या रहता है, ये शासन में रहता है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ इतने फेमस वर्क भी नहीं किए, ये एक इतने मजबूत शासक भी नहीं थे कि जो इनका ज़्यादा फेमसशिप इसी वजह से नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या रहता है, अब इनके बाद क्या आ जाता है, बलबन। बलबन का टाइम पीरियड कितना था, 1266 to 1287 तक। ओके, अब बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। समटाइम एग्जाम में ये नेम भी पूछा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था गयासुद्दीन बलबन। 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया, यानी कि जो बलबन से पहला शासक था सुल्तान नसीरुद्दीन, उसके साथ बलबन ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ठीक है,
अब उसने क्या, नसीरुद्दीन ने, और इसके बदले में नसीरुद्दीन, और वो खुद उसके दरबार में भी था, बलबन नसीरुद्दीन के दरबार में भी था। नसीरुद्दीन ने उसे उलंग खां की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सल्तनत काल में उलंग खां की उपाधि किसे दी हुई थी, तो उलंग खां की उपाधि किसको मिली थी, बलबन को मिली थी। ओके, अब बलबन ने क्या किया था, ये देखो, ये क्या था, इसका दामाद था बलबन का, नसीरुद्दीन दामाद था। जब इसकी हत्या करवा के बलबन खुद गद्दी पर बैठ गया। अब उसके बाद क्या होता है, बलबन ने शासक बनने के बाद रक्त और लोह की नीति चलाई। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रक्त और लोह की नीति किसने चलाई, तो किसने चलाई, बलबन ने चलाई थी। उसने देवत्व के सिद्धांत को माना और स्वयं को जिल्ले ला कहा, यानी कि वो खुद को जिल्ले ला, यानी कि भगवान का, अल्लाह का भेजा हुआ दूत, यानी कि भगवान का दूत, वो उसने खुद को उपाधि दी कि उसके अकॉर्डिंग था। वो ये कहता था कि जो भी अल्लाह ने ही उसे बोला है कि वो यहाँ पर आकर राजपाट करे, यहाँ जो अपनी प्रजा को आदेश दे, तो वो सबको मानना भी पड़ेगा। इसी वजह से उसने खुद को जिल्लेला उपाधि दी। ओके, अब उसने निरकुंशता का सिद्धांत किया, निरकुंश शासन का उसने सिद्धांत को माना। उसने तुर्कान चिहलगामी को समाप्त कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये में इंपॉर्टेंट चीज है, तुर्कान चिहलगामी को समाप्त किसने किया, तो किसने किया, बलबन ने किया। अब इसके बाद उसने एक नए सैन्य विभाग का स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। ये दीवाने अर्ज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन द्वारा स्थापित की गई नए सैन्य विभाग का क्या नाम था, तो वो था दीवाने अर्ज। इसके साथ ही उसने सिजदा पाबोस प्रथा भी चलाई। ये सिजदा पाबोस प्रथा क्या थी, कि इसके अकॉर्डिंग था कि जो भी सुल्तान के सामने आता था, चाहे वो कोई फरियादी हो या फिर कोई भी उसके दरबारी हो, तो उन्होंने कैसे उसको विश करनी थी, कि आके पूरा उसके लेट के, आगे आगे लेट के उसके पैरों तक, उसके पैरों को अपने नाक तक को रखना, यानी कि पूरा उसे सामने लेट के पूरी उसके सामने उसको विश करना, या कह लो कि फुट विश करना, जिसको हम बोल सकते हैं। पूरा लेट के उसको प्रणाम करते थे, जिसको बोलते सिजदा पाबोस प्रथा उसने चलाई। ओके, इसके बाद क्या रहता है, अब फारसी त्योहार, उसने एक फारसी त्योहार जो नौरोज होता है, ये भी उसने स्टार्ट करवाया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को भी बचाया। बलबन के टाइम में भी मंगोलों ने आक्रमण किया, और उसने उस टाइम पे दिल्ली को, ये मंगोल जो शासक थे चंगेज खान, ये चीन से थे, ये बार बार इंडिया पर अटैक करते थे, बट ये बहुत ही दरिंदे और बहुत ही गंदे थे शासक, ये बहुत गंदे भी, रहन सहन भी इतना गंदा था इनका, इसकी वजह से ये बार बार आक्रमण करते थे। तो ये क्या किया इन्होंने, जब मंगोलों ने आक्रमण किया, पहले इल्तुतमिश के टाइम में किया, तो फिर बलबन के टाइम में किया, तो इसने दिल्ली पर अटैक किया बलबन के टाइम में, तो बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को भी बचाया। ठीक है, अब इसके ही दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे, वो बलबन के दरबार में थे। ओके, अब बलबन के बाद लास्ट शासक और रह जाता है कैकुबाद, जो 1287 से 1290 तक रहता है। लास्ट रहता है क्यूमर्स, जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1290 तक। ये क्या था, एक अंतिम शासक था गुलाम वंश का, और गुलाम वंश, इसके बाद में गुलाम वंश की जो कंडीशन थी, वो गुलाम वंश की जगह पर अगला शासन आ जाता है, कौन सा, खिलजी वंश का आ जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो गुलाम वंश के जितने भी मेन टॉपिक्स थे, वो सारे जो मेन शासक थे उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, और शेयर करना तो मत भूलिए कि और भी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।